अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी और सन्नाटे के बीच टीना ने कमजोर स्वर में अपने पति मनीष से कहा, सुनिए जी, हमें एक आया की जरूरत पड़ेगी। आप अस्पताल में ही किसी से पता कर लीजिए। उसकी आवाज में थकान, चिंता और नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी का बोझ साफ झलक रहा था। वो पहले ही ज्यादा काम नहीं कर सकती थी और अब तो डिलीवरी के बाद की कमजोरी ने उसके शरीर को बिल्कुल ही तोड़ दिया था। और वो जानती थी कि अकेले बच्चे को संभालना उसके लिए असंभव था। मनीष ने बिना कुछ बोले सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, मानो वो इस नई जिम्मेदारी और घर की अन्य समस्याओं के बीच फंसा हुआ था। अस्पताल की रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने वहां बैठे व्यक्ति से बेचैनी भरे स्वर में कहा, सर, क्या आप हमें एक आया का प्रबंध कर सकते हैं? मुझे आज रात से ही एक आया चाहिए। मेरी पत्नी बहुत कमजोर है, बच्चे को अकेले नहीं संभाल पाएगी और मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि घर पर मेरा एक और बच्चा है। मनीष की आवाज में जल्दबाजी थी, जैसे वो हर हाल में कोई समाधान चाहता हो। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ पल सोचते हुए जवाब दिया, सर, इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही आया उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो मैं उसे बुला देता हूँ, आप उससे बात कर सकते हैं। मनीष ने तुरंत सहमति दी। हाँ, कृपया अभी बुला दीजिए। कुछ ही मिनटों में एक बुजुर्ग महिला रिसेप्शन की ओर धीमे कदमों से आती दिखी। उसकी चाल में थकान थी, कंधे झुके हुए थे और चेहरे पर समय की गहरी लकीरें उकेरी हुई थीं। उसके कपड़े सादे थे लेकिन साफ सुथरे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मनीष को तुरंत समझ नहीं आई। मनीष ने उसे देखते ही भौहें चढ़ाई और रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, अरे ये क्या, ये तो खुद इतनी कमजोर दिख रही हैं। मेरी पत्नी और बच्चे को ये कैसे संभालेंगी? इन्हें तो खुद देखभाल की जरूरत है। आपने ऐसी आया को काम पर क्यों रखा? कोई और आया बुलाइए। उसकी आवाज में तिरस्कार और निराशा थी। रिसेप्शनिस्ट ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने पहले ही बता दिया था कि इस वक्त सिर्फ यही एक आया उपलब्ध है। अगर आप इन्हें नहीं चाहते तो आप खुद कहीं और से इंतजाम कर सकते हैं। मनीष का चेहरा गुस्से और असहायता से लाल हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, हाँ, मैं इंतजाम कर लूंगा, लेकिन इतनी रात गए कहां से करूं? ठीक है, बस आज रात के लिए इन्हें रहने दो, मैं कल तक किसी और आया का इंतजाम कर लूंगा। तभी वो बुजुर्ग आया, जिसका नाम उर्मिला था, धीमे लेकिन आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, साहब, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा दृढ़ विश्वास था जो मनीष को खटक गया। मनीष ने उर्मिला जी की आवाज सुनी और चौंक कर उनकी ओर देखा। उसका दिल जोर से धड़का। वो बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ उर्मिला जी थी। उसने पहले तो हैरानी से उन्हें देखा और फिर झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, माँ? अरे माँ, पहले खुद को तो संभाल लो, फिर दूसरों को संभालना। साहब, इस बूढ़ी चमड़ी पर मत जाइए, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जोर है। ऐसा कहकर मुझे बेवकूफ मत बनाइए। उसकी बातों में तंज था और वो अपनी माँ को इस हालत में देखकर असहज हो रहा था। उर्मिला जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, तू मेरी ताकत को कम मत आंक, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। उनकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था जो मनीष को समझ नहीं आया। वो सोच में पड़ गया कि उसकी माँ, जिसे उसने सालों पहले घर से निकाल दिया था, इस अस्पताल में आया के रूप में क्या कर रही थी। लेकिन मनीष के पास कोई और विकल्प नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी और इतनी रात गए दूसरी आया ढूंढना असंभव था। उसने मन ही मन फैसला लिया कि वो अभी माँ को बच्चे के पास रुकने देगा और सुबह तक कुछ और इंतजाम कर लेगा। वो तुरंत टीना के पास गया और उसे सारी बात बताई। गजब हो गया टीना,
मनीष ने उत्तेजित स्वर में कहा। तुम यकीन नहीं करोगी टीना, जिस आया से मैं बात कर रहा था वो कोई और नहीं, मेरी माँ है। मम्मी जी यहाँ, वो भी एक आया के रूप में? टीना ने चौंकते हुए पूछा। ये कैसे? वो तो... उसने एक पल रुककर सोचा, फिर चालाकी भरे अंदाज में बोली, सुनो जी, ये तो अच्छा मौका है। एक आया कितना ही ध्यान रखेगी हमारे बच्चे का, लेकिन बच्चे की दादी का प्यार और देखभाल तो अलग ही होगी। मैं तो कहती हूँ इन्हें फिर से घर ले चलते हैं, हमें फुल टाइम आया मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। मनीष ने संशय भरे स्वर में कहा, पर टीना, इतना सब होने के बाद क्या वो हमारे साथ आएंगी? तुम तो जानती हो हमें उनके साथ... उसकी आवाज में एक हल्का सा अपराध बोध था जो उसने तुरंत दबा लिया। टीना ने आत्मविश्वास से कहा, अरे थोड़ा सा माफी मांगने का नाटक करना पड़ेगा, जरा रो पीट लेंगे, बच्चों की दुहाई देंगे, वो मान जाएंगी। वैसे भी इस आया के काम में क्या रखा है, कौन सा खुश होंगी वो ये काम करके। घर पर वो हमारे बच्चों को संभालेंगी, घर के काम भी कर लेंगी, हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। मनीष ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं आज रात के लिए इन्हें रख लेता हूँ, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ इस बीच तुम अपना नाटक करके उन्हें हमारे साथ चलने के लिए राजी कर लेना। उस रात उर्मिला जी ने अपना काम पूरी मेहनत और लगन से किया। उन्होंने नवजात शिशु को प्यार से संभाला, टीना की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा और अस्पताल के कमरे को व्यवस्थित किया। उनकी हर हरकत में एक माँ का प्यार और अनुभव झलक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी भी थी जो किसी ने नहीं देखी। टीना ने मौका देखकर अपनी चाल चली। उसने नाटकीय अंदाज में उर्मिला जी से कहा, मम्मी जी, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। सच कहूँ तो आपके घर से जाने के बाद हम बहुत पछताए। उसकी आवाज में बनावटी दुख था और वो जानबूझकर उर्मिला जी की सहानुभूति हासिल करना चाहती थी। उर्मिला जी ने शांत स्वर में पूछा, सच में बहू, तुम लोगों ने मुझे ढूंढा? उनकी आंखों में एक हल्का सा अविश्वास था, लेकिन उन्होंने इसे छिपा लिया। टीना ने तुरंत कहा, हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, आपको अब ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलेंगी। उर्मिला जी ने एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बहू, मैं ये बात बाहर कहकर आती हूँ कि मैं अब अपने बेटे बहू के साथ जाऊंगी और यहाँ काम नहीं करूंगी। ये कहकर वो रिसेप्शन की ओर चली गई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उर्मिला जी ने रिसेप्शनिस्ट अशोक से कहा, सर, मैं अब अपने बेटे बहू के साथ जा रही हूँ, तुम यहाँ सबको बता देना कि मैं अब काम नहीं करूंगी। अशोक ने हैरानी से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, मैम, अब तो यहाँ कोई नहीं है, फिर आप मुझे सर क्यों कह रही हैं? उर्मिला जी ने अशोक की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, देखो अशोक, मैं चाहती हूँ कि ये नाटक हमेशा ऐसा ही चलता रहे ताकि किसी को कोई शक न हो। जब तक मैं न कहूँ तुम मुझे मैम मत कहना। अशोक ने और अधिक हैरानी से पूछा, पर मैम, आप उनके सामने आया बनकर क्यों गईं? जबकि आप इस क्लिनिक की मालकिन हैं। ये लोग कौन हैं और आप इनके साथ क्यों जा रही हैं? उर्मिला जी की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, ये मेरा बेटा मनीष और मेरी बहू टीना है। इन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था और बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया था। उसके बाद फिर कभी मेरी सुध नहीं ली। न जाने कितने अत्याचार किए मुझ पर, लेकिन आज ये मुझसे माफी मांग रहे थे। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अशोक ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, नहीं मैम, ये लोग सुधरे नहीं हैं और ना ही कभी सुधर सकते हैं। ये तो आपको बहला फुसलाकर मुफ्त की नौकरानी बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। उर्मिला जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अशोक, मुझे सब पता है, मैं भी इन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। मजा तो तब आएगा जब ये सोचेंगे कि ये चाल चल रहे हैं, पर अब असल में खेल तो मैं खेल रही हूँ। उस दिन जब मैंने इन्हें क्लिनिक में देखा, तभी मैंने आया बनने का नाटक करने का फैसला कर लिया था।
अब इस नाटक को चलाते हुए मुझे अपने मकसद को अंजाम देना है। अशोक ने उत्सुकता से पूछा, पर मैम एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जब इन्होंने आपको घर से बेसहारा निकाल दिया था, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुंची? और जब पहुंच ही गईं, तो इन्हें कभी कुछ बताया क्यों नहीं? उर्मिला जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये एक लंबी कहानी है अशोक, फिर कभी बताऊंगी। अभी तो बस इतना याद रखना कि मैं यहाँ सिर्फ एक आया हूँ, और सुबह पूरे स्टाफ को भी बता देना, वरना कहीं ये बात खुल ना जाए। ये कहकर उर्मिला जी वहां से चली गईं और 2 दिन बाद मनीष और टीना के साथ उनके घर चली गईं। घर में घुसते ही टीना ने आदेश भरे स्वर में कहा, मम्मी जी, बच्चे को इतनी धूल से इन्फेक्शन हो जाएगा। आप सबसे पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा कर दीजिए, इसके बाद खाना बना लीजिएगा। उर्मिला जी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, पर बहू, कल रात मुन्ना ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। पहले 1 घंटा सो लूं, फिर सारे काम कर लूंगी। टीना ने तुरंत तीखे स्वर में कहा, अरे वाह, आप कह तो ऐसे रही हैं जैसे वहाँ आया का काम नहीं, किसी कंपनी की मालकिन का काम करती थी। शुक्र मनाइए कि मैंने आपको अस्पताल में लोगों के गंदे कपड़े साफ करने के काम से बचा लिया। अब ज्यादा नखरे दिखाएंगी तो वापस वहीं फेंक आऊंगी। जाइए और जो कहा है वो कीजिए। उर्मिला जी ने चुपचाप सिर झुकाया और काम में जुट गई। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी जो टीना की नजरों से बच गई। अब घर में वही हो रहा था जो उर्मिला जी पहले से जानती थीं। टीना उनसे नौकरानी वाला व्यवहार कर रही थी और उर्मिला जी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। कुछ दिनों बाद टीना उसी क्लिनिक में अपना और बच्चे का चेकअप करवाने गई। उर्मिला जी भी उनके साथ थीं। इधर टीना और बच्चे का चेकअप चल रहा था, उधर उर्मिला जी अशोक और एक अन्य महिला कर्मचारी के साथ कुछ गुप्त चर्चा कर रही थीं। अशोक ने उत्सुकता से पूछा, मैम, आपने उस दिन पूरी बात नहीं बताई, आज बताइए ना, आखिर आपने इस उम्र में ऐसी हालत में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया? उर्मिला जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। अशोक, जब मेरे पति का देहांत हुआ तब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मनीष को अकेले पालना। मैं एक नर्स थी और मेरे काम का कोई समय नहीं होता था। पहले तो घर की जिम्मेदारी मेरे पति संभाल लेते थे। हमारी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिसे वो चलाते थे और मनीष को भी देखते थे। पर उनके जाने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और दुकान संभालने लगी ताकि मनीष और घर दोनों का ख्याल रख सकूं। बहुत मुश्किलों से मनीष को पढ़ाया, बड़ा किया और जब उसे नौकरी मिल गई तो एक दिन उसने कहा, माँ, अब दुकान चलाने की जरूरत नहीं। मैंने भी सोचा अब मेरी उम्र और जरूरत दोनों नहीं है, तो मैंने दुकान बंद कर दी। मनीष ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन टीना को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाती और फिर कहती कि मैं कुछ नहीं करती। धीरे धीरे मनीष भी बदल गया। वो टीना की हर बात को सच मानने लगा। उनके खाने के बाद जो कुछ बचता वही मुझे खाने को मिलता। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, तभी मनीष आया और बोला, माँ, जल्दी से अपना सामान बांध लो। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? तो उसने गुस्से में कहा, जहन्नुम में। तुम खुद तो जाओगी नहीं, मुझे ही भेजना पड़ेगा। मैंने फिर पूछा, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अब मनीष भड़क उठा और बोला, चुपचाप सामान बांधो, वरना जबरदस्ती तुम्हें घसीट कर घर से निकालना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन उसने कहा, माँ, बहुत हो गया, अब मेरा पीछा छोड़ो। उस पल मुझे लगा कि मेरे अस्तित्व का कोई मोल नहीं। मैं चुपचाप घर से निकल गई। कहते हुए उर्मिला जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। इंसान ऐसी हालत में या तो स्टेशन जाता है या मंदिर। मैं मंदिर चली गई।
वहां बैठे बैठे लोगों को देख रही थी कि तभी अचानक भीड़ और शोर सुनाई दिया। मैं दौड़कर वहां पहुंची तो देखा एक आदमी बेहोश पड़ा है। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई थी, पर तब तक मैंने अपनी नर्स की ट्रेनिंग को याद किया, उसकी नब्ज और धड़कन चेक की और तुरंत सीपीआर शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद उसे होश आ गया। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। जिस आदमी की जान मैंने बचाई वो कोई और नहीं, डॉक्टर राजीव कटेवा थे। अशोक ने चौंक कर कहा, क्या हमारे सर? उर्मिला जी ने सिर हिलाया। हाँ अशोक, उन्होंने मेरे काम को देखकर मुझे अपने साथ काम पर रख लिया। मैंने उनके साथ सालों तक मेहनत की। जब उन्हें मेरी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा हो गया तो उन्होंने मुझे ये छोटी सी क्लिनिक खोल दी। उन्होंने कहा, उर्मिला, तुम में बहुत गुण हैं, इस क्लिनिक को अपने बलबूते पर चलाओ, ये तुम्हारे मेहनत के पैसों का है। इस तरह मैं यहाँ तक पहुंची। अशोक ने फिर पूछा, फिर आप अपने नालायक बेटे के पास क्यों गई? उर्मिला जी ने गहरी सांस ली और बोली, अशोक, पहले मैं उस पर आश्रित थी, इसलिए उसके अत्याचार सहती रही, लेकिन अब मैं उसे उसकी असली जगह दिखाना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए अपना कैरियर छोड़ा, अपनी जिंदगी दी। चाहती तो मैं भी उसे किसी आया के पास छोड़कर या अकेले घर में रखकर अपना कैरियर बना सकती थी, लेकिन मैंने उसे चुना और उसने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये कहकर उर्मिला जी वहां से चली गईं। कुछ समय बाद एक दिन मनीष और टीना के घर कुछ लोग आए। उन्होंने मनीष से कहा, सर, आपका घर बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, हम यहाँ एक अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। आपका फायदा ये होगा कि आपको 2 फ्लैट के साथ एक दुकान और 20 लाख रुपए कैश मिलेगा। ये सब सुनकर मनीष और टीना हैरान हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी मनीष ने कहा, सुबह से उल्लू बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या तुम्हें, जो हमें उल्लू बनाने चले आए? सर, ये सारा काम रिटर्न में होगा और अगर आप अभी हाँ कर देते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही हम आपको तुरंत 5 लाख रुपए दे देंगे, ताकि आपको हमारी बात का यकीन हो जाए। ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सर को इसी एरिया में मल्टी बनवाना है। आप जल्दी डिसाइड करो, वरना हम ये ऑफर इसी एरिया में किसी और को दे देंगे। सुनिए जी, इतना अच्छा मौका बार बार नहीं आता। सोचो, नए फ्लैट, वो भी 2। एक में हम रहेंगे, एक भाड़े पर चढ़ा देंगे और दुकान को भी भाड़े पर लगा देंगे। फिर आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन 20 लाख से हम खुद का नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। टीना ने अंदर से आवाज लगाते हुए कहा तो मनीष बोला, लेकिन टीना, कहीं ये लोग फ्रॉड निकले तो? यूं ही किसी पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं? इस पर टीना ने कहा, ये बात तो है, लेकिन अगर हम अभी हाँ करेंगे तो वो तुरंत हमें 5 लाख रुपए दे देंगे। और क्या प्रूफ चाहिए आपको? टीना ने कहा तो मनीष उनसे पूछने लगा कि अगर हम अभी हाँ कर देते हैं तो आप हमें 5 लाख रुपए दे देंगे ना? हाँ सर, आप हाँ कर दीजिए, इस पर साइन कीजिए, 5 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मनीष ने एक कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए और तुरंत उसके अकाउंट में पैसे आ गए। ये देखकर दोनों पति पत्नी खुशी से उछल पड़े। मनीष खुशी के कारण बिना पढ़े ही साइन किए जा रहा था। उसके बाद वो आदमी कुछ और कागजात पर साइन करवाकर और 1-2 दिन में वापस आने की कहकर चला गया। अगले ही दिन मनीष ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक दिन टीना ने उर्मिला जी से कहा, मम्मी जी, अब आप वापस उस अस्पताल में चली जाएं, हमें अपने नए फ्लैट में आपकी जरूरत नहीं। कुछ दिन बाद वही लोग फिर आए और बोले, सर, हमारा काम पूरा हो गया, अब आपको ये घर छोड़ना होगा। मनीष ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने कुछ महीनों के लिए किराए का घर ले लिया है, फ्लैट बनते ही हम वापस आ जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने कहा, फ्लैट? कौन सा फ्लैट? ये घर अब हमारी मैम का है। क्या? कौन सी मैम? क्या बोल रहे हो आप? किसने लिया है ये घर? तभी पीछे से उर्मिला जी निकल कर आई और बोली, बेटा, मैंने लिया है ये घर। शुक्र मनाओ, तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए दे दिए।
वरना मेरा इरादा तो तुम्हें खाली हाथ सड़क पर छोड़ने का था। ये सुनकर मनीष और टीना हैरान रह गए। मनीष ने गुस्से से कहा, आपने ये सब किया, पर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं की? तभी वहां खड़े लोग बोले, अरे ये मैम क्या चोरी करेंगी? जिस क्लिनिक में आपका बेटा पैदा हुआ ये उसी की मालकिन है। टीना ने हंसते हुए कहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये तो वहां की आया है। लगता है इन्होंने सबको उल्लू बनाया है। उर्मिला जी ने मनीष को एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, वो एक बेबस औरत थी जिस पर तुम अत्याचार करते थे। आज की उर्मिला बेबस नहीं है। खबरदार जो एक शब्द और बोला। उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और सामान फेंक कर ताला लगा दिया। मनीष और टीना गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उर्मिला जी ने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी ममता उस दिन जैसे कहीं दफन हो गई थी। दोनों दर दर की ठोकरें खाते रहे और अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया था। सच ही है, माता पिता का आशीर्वाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर वो मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और अगर उनका दिल दुखे तो भगवान भी माफ नहीं करते। मनीष और टीना ने उर्मिला जी के साथ अन्याय किया, लेकिन अंत में उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। और उर्मिला जी जो समाज की रूढ़ियों और उम्र की सीमाओं को तोड़कर अपने दम पर खड़ी हुई, ये सिखाता है कि महिलाएं किसी भी उम्र में अपनी मेहनत और बुद्धि से असंभव को संभव कर सकती हैं। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।